हरिओम। आज मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोदलुम, रांची। जैसा कि आज आप लोग देख भी रहे हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इसी दौरान हम लोग को रोगियों से नहीं लड़ना है, रोग से लड़ना है। और कहीं भी निकलें मुंह पर मास्क लगा के ही निकलें और 15-20 मिनट के अंतराल पर हाथ को डिटॉल, साबुन इत्यादि से बार बार धोते रहें और अपने नाक, कान, आँख और मुंह को कम से कम छुएं। इसी के तहत आप लोग, हमको आशा और विश्वास है कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए अच्छे ही होंगे और मैं आप लोगों के बीच में प्रतिदिन यूनिट वाइज वीडियो भेज रहे हैं। आप लोग उसे पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं और मैं फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत मैंने आपको यूनिट 2 में प्रकरण वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत मैंने आपको वंशानुक्रम बता चुके हैं, वातावरण बता चुके हैं। वंशानुक्रम पर बालक का क्या प्रभाव है और बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव है, इसको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। इस यूनिट में, मतलब यूनिट 2 में आज मैंने लास्ट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। वह मेरी लास्ट टॉपिक है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है। पहले मैंने सापेक्षिक महत्व बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा आपको कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है। पहले मैंने सापेक्षिक महत्व बता रहा है, दोनों ज्वाइंट एक में। तो जैसे मैंने अगर वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व की बात करते हैं तो उसमें मैंने सर्वप्रथम ये देखने को मिला भी है और अनुसंधान के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि वंशानुक्रम द्वारा किए गए अनुसंधानों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो चुका है कि एकदम क्लियर, मतलब स्पष्ट हो चुका है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक के विकास पर सापेक्षिक प्रभाव पड़ता है। इतना तो क्लियर है कि बालक के विकास पर उसका सापेक्षिक प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण का। यदि बालक के विभिन्न पक्षों को अगर समन्वित किया जाए
एवं संतुलित विकास पर प्रभाव की बातें किया जाए तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की प्रभावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतना तो क्लियर है ना, उपेक्षा नहीं की जा सकती। वंशानुक्रम के आधार पर प्राप्त विशेषताएं को ध्यान में रखते हुए इसके हम वांछनीय तत्वों को भी ध्यान में रखेंगे। वांछनीय तत्व और अवांछनीय तत्व को भी ध्यान में रखेंगे और उस ध्यान में रखते हुए किसी भी बालक का समुचित विकास किया जा सकता है और इसके सापेक्षिक महत्व को मैंने वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण में कौन सबसे अत्यधिक प्रभावशाली है, ऐसी के सापेक्षिक महत्व को, वातावरण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इससे मैंने फर्स्ट पॉइंट की बातें रख रहे हैं कि वास्तव में जो मेरा वंशानुक्रम एवं वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो पहलू की बातें करते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब कि एक के बिना एक का जीना अधूरा है। तो उसमें मैकाइवर एक मनोवैज्ञानिक थे और समाजशास्त्री भी इसको कहा जा सकता है। इसने वंशानुक्रम वातावरण के महत्व में उन्होंने रखा एक बात कि जीवन की जो प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है। जीवन की जो प्रत्येक घटना है वह दोनों का परिणाम है, न कि एक का। और उस परिणाम के आधार पर इसमें अगर एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरा, उतनी आवश्यकता है जितना कि दूसरा आवश्यकता है, इसलिए कोई न कोई तो कोई को न तो हटाया जा सकता और न तो अलग किया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट में मैकाइवर ने इस बात को रखा है कि वंशानुक्रम वातावरण को इसमें से किसी एक को न तो हटाया जा सकता और न तो उसको अलग किया जा सकता है। अगले पॉइंट में बालक के विकास में नंबर 2 है कि बालक की विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए भोजन, जैसे जिस प्रकार व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आवश्यक हैं, किसी को हटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार बालक की विकास के लिए जैसे भोजन मनुष्य व्यक्ति के लिए भोजन और जल की जरूरत है, उसी प्रकार बालक की विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण की आवश्यकता होती है और महत्व भी है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप सुने कि वुडवर्थ ने कहा कि यह पूछने का कोई अर्थ ही नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहा है वुडवर्थ ने कि यह पूछने का कोई अर्थ ही नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण वंशानुक्रम है कि वातावरण है। निष्कर्ष तो यही निकलता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण वंशानुक्रम है उतना महत्वपूर्ण वातावरण भी है। कौन अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों में से प्रत्येक पूर्णतः अनिवार्य है।
दोनों में से प्रत्येक एक पूर्णतः अनिवार्य है, दोनों इसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे पॉइंट में वुडवर्थ ने उसकी सापेक्षिक महत्व की बातें रखा। नोट करते चलिए इस पॉइंट को आप लोग, पॉइंट नोट भी करिए, जो और जहाँ दिक्कत होगी उसको मैंने क्लियर कर दूंगा इस पॉइंट में, किसी कहीं दिक्कत किसी को नहीं होगी। और अगला पॉइंट नंबर 3 सापेक्षिक महत्व के अंतर्गत, बालक वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। कितनी अच्छी बात है कि बालक वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है। अब वुडवर्थ ने अपनी मतों पर यह क्लियर कर दिया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान है। कितनी अच्छी बात है कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा का समान है। अतः व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की तत्वों का गुणनफल है, न कि योगफल है। कितनी अच्छी बात है वुडवर्थ ने रखा, यह गुणनफल है, योगफल नहीं। 3 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट 4 नंबर, व्यक्ति की विकास पर। कितनी अच्छी बातें हैं कि व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण में से किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, यह बता पाना अत्यंत कठिन है कि व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण में से किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, यह बता पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि वंशानुक्रम के अंतर्गत गर्भधारण के समय उपस्थित सभी बातें आ जाती हैं। गर्भधारण के समय उपस्थित सभी बातें आ जाती हैं, लेकिन इस संबंध में वुडवर्थ ने एक बहुत अच्छी बातें कहे हैं कि ठीक है गर्भधारण के समय वंशानुक्रम की आ जाती है, लेकिन वुडवर्थ ने एक बात रखा कि जैसे अगर उसे वुडवर्थ ने उचित ही कहा है कि अगर वंशानुक्रम को उचित वातावरण न मिले व्यक्ति के जीवन के विकास को प्रभावित करने वाले प्रत्येक बात तो वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, किंतु ये बातें इतनी पेचीदा बातें, पेचीदा माने इतनी लपेट तरीका से, पेचीदा ढंग से युक्त रहती है कि अधिकांशतः वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं हो पाता है। कहा कि गर्भ में बच्चा है, लेकिन किसके द्वारा पल रहा है, वातावरण के द्वारा पल रहा है। आपका चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, उसमें अगर हम बातें रखते हैं जैसे वुडवर्थ ने भी रहा, अगर चौथे की बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वंशानुक्रम तो गर्भधारण के समय है, लेकिन वह किसके अंतर्गत पड़ रहा है, वातावरण के। इसको अधिक विस्तृत ले जैसे हम कह सकते उपरोक्त इस तरह जोड़ते हैं कि उपरोक्त वर्णन के आधार पर अगर बातें करें, उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के निर्माण अथवा विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की बात, वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान योग है। इन दोनों में से
किसी एक में, अगर किसी एक के अभाव में बालक का विकास असंभव है। इसको उन्होंने कहा कि बालक का विकास, समुचित विकास मतलब नहीं हो सकता। उसने कहा कि बालक का समुचित विकास हो ही नहीं सकता। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम आप नोट कर लीजिए, कोलसनिक। कोलसनिक ने वंशानुक्रमण और वातावरण के उपयुक्त प्रभावों को और सापेक्षिक महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके मतलब जीन्स निर्धारित करते हैं, मतलब जिन माने स्त्री और पुरुष जिन निर्धारित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क तथा स्नायु मंडल संस्थान की रचना उसके अन्य शारीरिक लक्षण की दृष्टि से उसे और ले सकते हैं कि उसकी खेल कूद संबंधित कुशलता तथा उसकी गणित संबंधित योग्यता, और ये सभी बातें आपको वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। लेकिन ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती है। खेलकूद क्या है, वंशानुक्रम पर निर्भर तो है, जब बच्चा जन्म लिया खेलकूद कर रहा, लेकिन अगर वातावरण ऐसा प्रस्तुत नहीं उसको किया जाता है तो वहाँ पर बालक कमजोर हो जाता है। इसलिए वातावरण का भी अत्यधिक महत्व है। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम सुने हुए होंगे आपकी, क्रो एवं क्रो, मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो। उन्होंने व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से तथा न केवल वातावरण से ही होता है, स्पष्ट कहा, न तो केवल वंशानुक्रम से होता है और न तो केवल वातावरण से होता है। वास्तव में वह जैविक दाय, तो जैविक दाय की बात कहा, जैविक दाय और सामाजिक विरासत, जैविक दाय और सामाजिक विरासत की एकीकरण की उपज है। कहा जैविक दाय और सामाजिक विरासत की एक उपज है। और उसी की बातें गैरेट, एक मनोवैज्ञानिक गैरेट ने कहा, ये तो सामाजिक विरासत है, लेकिन गैरेट ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहा कि इससे अधिक निश्चित कोई बात नहीं है, इससे कोई अधिक निश्चित बात नहीं है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने वाले प्रभाव हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने वाले प्रभाव हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। कितनी अच्छी बात है गैरेट ने कहा कि दोनों को अलग नहीं किया जाता, दोनों बालक के विकास के लिए ये दोनों अनिवार्य है, तो वंशानुक्रम और वातावरण भी अनिवार्य है। ये आपका था कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व। क्लियर? अब मैंने एक शिक्षक की बात है, शिक्षक होने के नाते मैं एक शिक्षक का क्या दायित्व बनता है, अपने बच्चों को कैसे वातावरण के प्रति जागरूक करना और वंशानुक्रम के प्रति जागरूक करना। मतलब कि एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम का क्या महत्व है, बच्चों को कैसे डिपाइड करता है, बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेगा, और वातावरण का क्या महत्व है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, इस बातें को मैंने
आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। जैसे अगर वंशानुक्रम का महत्व पहले लेकर चल रहा हूँ, अगर वंशानुक्रम के महत्व की बातें हम करते हैं तो इसके निम्नलिखित महत्व, ये पहले बातें हम रख रहे हैं कि बालक को अपनी वंशानुक्रम में, बालक को अपने वंशानुक्रम में वांछित एवं अवांछित दोनों प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। देखिए, वंशानुक्रम का महत्व बता रहे हैं, वांछित और अवांछित दोनों प्रकार की जो विशेषताएं उसे प्राप्त होती हैं। तो शिक्षक क्या, अतः शिक्षक मतलब शिक्षक उनकी वांछित विशेषताओं को विकसित करके, देखिए कितनी अच्छी बात है कहा, शिक्षक को चाहिए कि उसके वांछित विशेषताओं को विकसित करके और अवांछित विशेषताओं में सुधार करके उनके समुचित विकास में सहयोग कर सकता है। कितने अच्छी बातें कहा कि वांछित विशेषताओं को उन्होंने विकसित करके और अवांछित विशेषताओं में सुधार करके उसके सहयोग का उसका सहयोग कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट मतलब वंशानुक्रम का महत्व। अगला पॉइंट मतलब शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व में वंशानुक्रम का महत्व के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि बालकों की बात कर रहे हैं कि बालकों में पाई जाने वाली जो वैयक्तिक विभिन्नता, कितनी अच्छी बात है कहा कि बालकों में पाई जाने वाली जो वैयक्तिक विभिन्नता का कारण ही वंशानुक्रम है। वैयक्तिक भिन्नता मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहते हैं। एक ही माता पिता की जो जोड़वा संतानें हैं, वंशानुक्रम की बातें कर रहे हैं, एक ही माता पिता की जोड़वा संतानों में भी शारीरिक रूप से समान हैं, समान हो सकते हैं, लेकिन हर चीज में वह समान नहीं हो सकते हैं। जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एक समान हो ही नहीं सकता, उसमें कहीं न कहीं अंतर होता है। तो उसी को उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण ही होती है। ये विभिन्नताएं बालक के विकास के साथ साथ स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षक को क्या चाहिए। अतः शिक्षक बालकों को विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकता है। मतलब बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग हैं, कोई बच्चा पढ़ने में तेज है और कोई बच्चा पढ़ने में डल है, कमज़ोर है। तो शिक्षक को चाहिए कि कमज़ोर बच्चे को उसी अनुसार का कार्य दे, उसके अनुसार व्यवहार करे, उसके अनुसार उसको शिक्षा दे। और लेकिन तेज बच्चा जो है उसके लिए उसके अनुसार कार्य चाहिए और उसके अनुसार उसको शिक्षक पढ़ाए, जैसा चाह रहा है वैसा पढ़ाए। तो ये शिक्षक की भूमिका होती है वंशानुक्रम के अंदर। अगली बातें जब हम बात करेंगे तो इसमें तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि वंशानुक्रम का महत्व क्या है। तीसरा पॉइंट में जैसे बालकों में जो पाई जाने वाली जो जन्मजात क्षमताएं में अंतर होने का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम ही है। जो बालक में जन्मजात क्षमताएं होती हैं उसका उसमें जो अंतर होता है उसका मुख्य कारण आपका वंशानुक्रम है। जैसे अगर इस बात को ध्यान में रखकर अगर पिछड़े बालक, उन्होंने कहा कि अगर पिछले बालक और मंद बुद्धि बालक को प्रगति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उसने कहा कि अगर ये बातें शिक्षक पिछड़े बालक और मंद बालक, वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम से ही ये बालक की उत्पत्ति है,
बालक पिछड़ा होता है और बालक मंद होता है। तो पिछड़े बालक को कैसे हम एजुकेशन दें, उसको कैसे पढ़ाएं कि वह बालक अच्छा सीख सके। और उसी तरह मंद बुद्धि, ये शिक्षक पिछड़े मंद बालकों को प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मतलब बच्चा पिछड़ा है तो इसको ये स्पेशल तरीका से क्लास लेके उसको पढ़ाए और उसके प्रगति में अपना हाथ बटाए, प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ाए उसको। और मंद बुद्धि बालक है, उसको भी शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को उसके अनुरूप शिक्षा दे करके उसको भी तीव्र बुद्धि की तरह ले चले। और उसमें अगला पॉइंट उसमें हम और रख सकते हैं, जिसमें नंबर 4 पॉइंट की वास्तव में वंशानुक्रम का जो महत्व है, वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। ये क्या है वंशानुक्रम? जैसे कभी माता पिता बहुत हिष्ट पुष्ट हैं लेकिन संतानें उसकी कमज़ोर हैं, और कभी कभी संतानें उसकी हिष्ट पुष्ट हैं अब माता पिता बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो मैंने पहले इस चीज़ को बता चुका है कि पैतृकों द्वारा किसी न किसी का गुण उसमें हस्तांतरित है वंशानुक्रम के द्वारा। तो उसने स्पष्ट कहा कि शारीरिक दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक का क्या दर, क्योंकि शिक्षक की भूमिका इसमें होनी चाहिए। तो शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर छात्रों के सारे विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान विकसित करे। यही है कि मतलब शिक्षक का ये है कि बालक का शारीरिक विकास कैसा है उसके अनुसार शिक्षक को भी चाहिए कि उसके शारीरिक विकास पर अपनी अहम भूमिकाएं स्पष्ट करें और बताएं कि शारीरिक विकास से क्यों आप कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर तो उसके अनुसार उसे कार्य दें। शिक्षक का ये दायित्व बनता है। और अगला पॉइंट में हम और इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे छात्रों की अधिगम की जब बातें आती हैं कि छात्रों में अधिगम, क्या अधिगम में वंशानुक्रम से क्या तात्पर्य है? छात्रों में अधिगम संबंधित जो योग्यताएं होती हैं वो वंशानुक्रम के द्वारा ही निहित होती हैं। एक ही माता पिता के दोनों संतानें हैं, किसी का अधिगम तीव्र है और किसी का अधिगम मंद है। तो शिक्षक का दायित्व क्या बनेगा? शिक्षक का दायित्व बनता है कि उस मंद बुद्धि बालक के लिए उसके अनुसार कार्य दे और उसको बताए कि आप इस तरीक़ा से ये कार्य करें, उसको सहयोग प्रदान करें। और उसी तरह तीव्र बुद्धि वाले के लिए उसके अनुसार कार्य दे। शिक्षक का यह महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम शिक्षक इस ज्ञान से परिचित होकर स्पष्ट करें कि शीघ्र अधिगम करने वाला बालक है तो उसके साथ मुझको क्या करना होगा। जो शीघ्र अधिगम करता हो तो क्या होता है, जो बालक अगर अधिक शीघ्र अधिगम कर रहा है उसके लिए क्या, उसके लिए यही तो है शिक्षक अधिक कार्य दे। पता लगा कि जो बालक शीघ्र कार्य कर ही नहीं रहा है और शिक्षक उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दे रहा है तो अधिगम कैसे करेगा? ये वंशानुक्रम ही है, दे सकता है। तो और देर से जो बालक कार्य करता है, छात्र कार्य करता है, उसके प्रति सहनशील बनकर, ऐसे नहीं कठोर वचन नहीं, सहनशील बनकर उनकी अधिगम में सहायता करे। है ना, बच्चे परिवार में दो हैं, एक कोई तीव्र बुद्धि का है, एक थोड़ा मंद है, मतलब देर से काम करता है लेकिन देर से करता है, तो उसको डांटिए फटकारिए नहीं, न तो उसको कोई कड़ा वचन बोलिए, और को मतलब सहनशील बनकर, स्पष्ट का सहनशील बन के उसके कार्य को सहनशील बन करके रखिए, उसकी अधिगम में सहायता करें। शिक्षक को ये चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा जल्दी कार्य कर ले रहा है तो तुम बहुत अच्छे कार्य करते हो, और बच्चा कोई देर से कर रहा है तो उसको डांट दीजिए। तो डांट देंगे तो आधा से अधिक प्रतिभाएं तो उसको वहीं दब गई कि शिक्षक ने उसको डांट दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब आपका वंशानुक्रम से ही निहित है। और एक पॉइंट इसमें और हम जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रामीण परिवेश के बालकों की अपेक्षा, देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वंशानुक्रम का महत्व इसको भी प्रभावित करता है, और इसमें शिक्षक को क्या चाहिए?
कि ग्रामीण परिवेश का बालक की अपेक्षा शहरी परिवेश के बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण ही होती है। इतना तो क्लियर है। मतलब कि देहात का बच्चा, गांव का बच्चा और शहर का बच्चा, इसके पहले मैंने उदाहरण भी दिया था कि गांव, कुछ बच्चों को गांव के फर्म में रखा गया, कुछ बच्चों को नगर के फर्म में रखा गया। वंशानुक्रम के देखिए कितना अच्छा वंशानुक्रम और वातावरण की बातें रखा। तो उसमें गांव के फर्म के बच्चों को देखा तो इसमें अशिष्टता थी, असामाजिकता थी और उसमें कम बुद्धि थी। और नगर के बच्चा का देखा तो बच्चा शिष्ट था, सामाजिकता था और अधिक बुद्धिमान था। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव है। तो उसी चीज़ को मैंने आज यहाँ क्लियर भी कर दिया। और शिक्षक इस बात को जान करके, मतलब शिक्षक इस चीज़ को जाने कि ये बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है, ये बच्चा शहरी क्षेत्र का है, तो इस ज्ञान को जान करके अपने अध्यापन को, स्वयं अपने अध्यापन को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप बना सकता है। मतलब अपने अध्ययन को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप वह बना सकता है। ये तो आपको हमने अभी उसके मतलब कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है, तो मैंने एक वातावरण का महत्व अभी बताया। अब बताएंगे आपको ये वंशानुक्रम के बाद, इसे वंशानुक्रम के महत्व को मैंने क्लियर कर दिया। अब बताएंगे आपको वातावरण का महत्व क्या है। मतलब शिक्षक के लिए वातावरण का महत्व, अगर महत्व की दृष्टि से मैंने वंशानुक्रम क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को। हमको आशा भी है आप लोगों के समझ में भी आ गई होगी ये चीज़ें। और नोट्स भी जो दिए हैं उस नोट्स में भी देख लीजिएगा, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है कि शिक्षक के लिए वातावरण का महत्व। बालक पर अपने परिवार, फर्स्ट पॉइंट को लेकर चल रहे, निम्नलिखित महत्व है लेकिन फर्स्ट पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि बालक पर अपने परिवार और आस पड़ोस एवं मित्रों इत्यादि का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। बताइए, मित्रों इत्यादि का प्रभाव पड़ता है क्या? वातावरण से क्या मतलब मित्र से क्या मतलब भाई, आस पड़ोस से क्या मतलब नहीं, लेकिन ये चीजें सबसे ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक मित्रों का प्रभाव पड़ता है कि अगली वीडियो लेकर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने मित्र की बातें करते हैं तो किशोरावस्था में एक पॉइंट है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक पॉइंट है कि संगी साथियों का क्या मतलब कि सहयोग, मतलब मित्रों का क्या सहयोग। जितना बच्चा अपने माता पिता की बातें नहीं सुनता है उतना मित्रों की बातें सुनता है। तो यही तो बात हुई कि आस पड़ोस, मतलब आस पड़ोस का वातावरण गंदा है तो बच्चा इस चीज को सीखेगा। ये चीजों कैसे आपको अनुभव होता है कि ये गंदा है, अभी इसको भी उदाहरण देकर क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे आपका बच्चा बहुत शिष्टाचार है, समझता उसके अंदर है, उठने बैठने की शैली है, विचार करने की शैली है, किसी से गलत बोलता भी कभी नहीं है, लेकिन किसी एक दिन वह अपने मित्रों के साथ खेलने चला गया। मतलब आस पड़ोस की बातें मैं जो वातावरण की रख रहा हूँ उसी पर उदाहरण दे रहा हूँ। खेलने चला गया, उधर से आया, आप उससे क्वेश्चन किए तो वह आपका तुरंत गलत जवाब दे दिया, तो आपके मस्तिष्क में ये चीज़ें घर कर जाएगी कि अरे बच्चा तो मेरा कभी ऐसा बातें नहीं बोलता था, क्या बात है कि आज बोल रहा है। तो उस पर आप नज़र रखने लगेंगे जैसे शिक्षक रखता है। तो नज़र जब रखने लगेंगे तो ये जब पता लग जाए कि ओ यहाँ नहीं, कल कहाँ गया था, अच्छा उसके साथ घुमा था, इसका मतलब वहाँ का वातावरण गंदा है, कल से वहाँ तुम जाओगे तो तुमको बड़ी मार मारेंगे और पीटेंगे, आप स्वयं रोक देंगे उसको। तो यही सेम वही चीज़ शिक्षक की होती है। शिक्षक कहता है
अतः शिक्षक इन सभी स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर, जैसे माता पिता ध्यान में रखकर रखते हैं, तो ध्यान में रखकर बालकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। शिक्षक भी जान जाएगा कि आपका मित्र गलत है, तो शिक्षक कहता है कि बेटा उसका साथ छोड़ दो, स्पष्ट कहता है कि उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। क्यों कहता है? क्यों देखता है कि इसकी संगति जो है बुरे लोगों के साथ से, अच्छे लोगों को शिक्षक इसीलिए कहता है, शिक्षक चाहेगा तो बालक को बालक बना सकता है, और शिक्षक चाहेगा तो एक बालक को गुंडा भी बना सकता है। इतना क्लियर है कि नहीं वातावरण पर? शिक्षक चाहेगा तो उसको ISPCF बना सकता है, शिक्षक चाहेगा तो इसको दरिद्र बना सकता है। ये वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए शिक्षक अच्छे बालकों के लिए मार्गदर्शन उचित देते हैं। अगला पॉइंट, वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। गंदे वातावरण में बच्चों को रख लिया। मैंने इस बात को, अरमान नाम का एक बालक था जिसको भेड़िया ने उठा कर ले गया था, उस पर मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं, और उसी चीज़ की बातें आज भी बता रहा हूँ। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। उठाकर भेड़िया वाला ले गया और अब जन्म से के 12 साल तक अपने पास रखा, तो उस बालक में गुण क्या विकसित हुए? चारों गोड़ पर चलना, मतलब जैसे लड़के छोटे बकरियां खींचते हैं उस अनुसार वो भेड़ियों के समान उसमें आदत आ गई चलने की, और भेड़ियों की तरह आवाज़ निकालना। और क्या, इतने नहीं, कच्चे मांस खाने की भी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो गई। ये वातावरण है। तो उसी ने कहा कि बच्चे को अगर हम विकास की दिशा निर्धारित करता है, इस प्रकार की जानकारी रखने वाला शिक्षक, कितनी अच्छी बातें हैं कि इस प्रकार की जानकारी रखने वाला शिक्षक विद्यालय के लिए जो समुचित वातावरण का निर्माण करें, उन्हें विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है। मतलब वातावरण गंदा है, सुनिश्चित नहीं है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वहाँ पर एक उचित वातावरण विकसित करे और वह बालक को अग्रसर दिशा निर्धारित करे कि आप अच्छे पथ पर चले, अच्छे कार्य करें, और वह बालक अग्रसर कर सकता है। मैंने एक पॉइंट और उसमें 2-4 पॉइंट हैं, उसको क्लियर कर दे रहे हैं आपको, अब क्लियर हो जाएगा। अनुकूल, अगला पॉइंट है कि अनुकूल एवं उचित वातावरण में बालक का विकास होता है। देखिए कितनी अच्छी बातें कहा कि अनुकूल एवं उचित वातावरण में बालक का विकास होता है। अनुकूल माने अप्रतिकूल, दोनों समझ ही रहे हैं। अनुकूल माने कि अच्छा वातावरण हो, उचित वातावरण हो, तो बच्चे के अनुकूल, अगर पढ़ाई का बच्चा पढ़ना चाह रहा है तब उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हुआ अनुकूल वातावरण। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है और उसको हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो क्या अनुकूल वातावरण है? नहीं, प्रतिकूल वातावरण है। तो उन्हें कहा कि अनुकूल वातावरण, उचित वातावरण में बालक का विकास होता है तथा वह प्रगति की ओर, प्रगति की बात कहा, जब उसका अनुकूल विकास होगा तो वह बालक प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इस बात का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक छात्रों की योग्यताएं, देख शिक्षक ही है, शिक्षक की बातें चल रहा है, शिक्षक छात्रों की योग्यताएं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करके उसको प्रगति की ओर अग्रसर
करने का प्रयास करता है या करने में सहायता प्रदान कर सकता है या सहयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने वातावरण के प्रभाव की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रत्येक बालक, एक बालक की बातें नहीं, प्रत्येक बालक अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है बालक को। इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक, मतलब कि अपने वातावरण के साथ बालक समायोजन कर रहा है कि नहीं, इस बात की अगर नहीं कर रहा है तो इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर, विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज के वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा प्रदान करता है। कहता है कि आप इस चीज को, जैसा वातावरण है वहाँ समायोजन करिए। और समायोजन की बात अल्पोर्ट ने भी कहा है कि व्यक्तित्व की बातें में, व्यक्तित्व की परिभाषा में उन्होंने एक बात कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोसारी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा समायोजन स्थापित करता है। देखिए कितनी अच्छी बात, मतलब जहाँ पर जैसा वातावरण हो बालक को उसमें समायोजन कर लेना ही उचित मार्गदर्शन का कारण होता है। इसीलिए शिक्षक भी इस बातों को अपना एक छात्र को समायोजन करने की बातें रखते हैं कि आप जैसा वातावरण हो वहाँ समायोजन करिए। अगला पॉइंट और उसको कर सकते हैं कि जिस शिक्षक को वातावरण के महत्व की जानकारी है, देखिए कितनी अच्छी बात, कि जिस शिक्षक को वातावरण के महत्व की जानकारी है वह शिक्षक छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे उनमें विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता, कर्तव्यों एवं अधिकारों का समुचित ज्ञान, कितनी बातें कहा, कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान तथा समाज या समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति आदि गुणों का अधिक से अधिक विकास हो सकते हैं। कितनी अच्छी बातें कहा कि विकास हो सके, मतलब कि शिक्षक को इतनी बातें बता दिया जाए कि मतलब छात्र को, कि बालक को, कि उसके अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ उसमें अधिक से अधिक विकास हो सके किसी कार्य, जैसे कर्तव्य का हुआ, अधिकार का हुआ, समायोजन का हुआ, समुचित ज्ञान का हुआ। शिक्षक इस चीज को छात्रों को बता दे कि उसको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। इसमें दो मनोवैज्ञानिक की बात भी हम बताएंगे आपको कि वास्तव में वातावरण का जो प्रभाव है, महत्व है, उसमें मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने इसी पॉइंट में बताया कि वास्तव में वातावरण का क्या महत्व है एक शिक्षक के लिए, वातावरण का महत्व। उसमें उसने सोरेनसन ने एक बात लिखा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि शिक्षा का उचित वातावरण छात्रों की वृद्धि एवं ज्ञान को विकसित करने में, मतलब वृद्धि और ज्ञान को विकसित करने में क्या होता है, मतलब बुद्धि क्या है, इसे बुद्धि और ज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का उचित वातावरण क्या है, बुद्धि और ज्ञान। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। कि रहता है क्या, समाप्त हो जाता है। इस बात का ज्ञान करके या करने वाला अध्यापक, इस बात का ज्ञान करने वाला अध्यापक या अध्ययन करने वाला अध्यापक अपने विद्यालय के लिए
उत्तम शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकता है। विद्यालय का अगर उचित वातावरण, शैक्षिक वातावरण रहेगा तो बच्चे अच्छे ही निकलेंगे। सोरेनसन की बातें है, सोरेनसन ने अच्छा ही शब्द लिखा भी है एक अध्यापक के लिए कि ये निर्देश मत होना चाहिए। अगला पॉइंट है, जैसे रूथ का नाम सुने हो, मनोवैज्ञानिक रूथ ने भी बालक जन्म से ही एक सुनिश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। देखिए कितने अच्छे बातें कहा कि बालक जन्म से ही एक सुनिश्चित वातावरण में रहता है। मतलब बच्चा छोटा है, उसको जिस वातावरण में पालते हैं, अब बच्चा उस वातावरण में पल जाता है। क्योंकि वो क्या है, ज्ञान की कमी है, छोटा है, अधिक समय जिस वातावरण में बिताएगा उस पर उसका अधिक प्रभाव, उतना प्रभावशाली रहेगा। और उस बात में इन्हें कहा कि तथा उसके आदर्शों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। मतलब क्या, जिस वातावरण में रहेगा उसके अनुसार वह व्यवहार करेगा। गंदा वातावरण में तो गंदे जैसा व्यवहार करेगा, अच्छे वातावरण में तो अच्छा व्यवहार करेगा। और इस तथ्य की जानकारी रखने वाला शिक्षक की बातें जब आती हैं कि वास्तव में शिक्षक इस तथ्य की जानकारी रखे, तो शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास की बातें रखता है। शिक्षक बालक को अपनी सांस्कृतिक विकास रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। कितनी अच्छी बातें कहा कि महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। अगर हम इस बातों को भी अगर और अधिक ले सकते हैं तो वास्तव में रूथ की बातें अच्छी हैं। और रूथ ने अपने अच्छे मत से ये संतुष्ट कर दिया है कि मतलब शिक्षक को ये चाहिए कि छात्र अच्छे वातावरण में उसका सुनिश्चित समायोजन करे और उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करे। यही आपका शिक्षा के अंतर्गत, बाल्यावस्था के अंतर्गत लास्ट टॉपिक थी आज, और उसको हम यहीं समाप्त भी कर रहे हैं। महत्व भी आपका हो गया। इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हरिओम।